गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम लेसन पढ़ेंगे वह कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक लोक भारती से पाठ 9 है, जिसका शीर्षक है रीढ़ की हड्डी। इसके लेखक श्री जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। लेखक परिचय पढ़ते हैं। लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म 1917 बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 1978 में हुई थी। जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार और संस्कृति पुरुष थे। आपने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप प्रसिद्ध नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा, शारदिया आदि। प्रस्तुत पाठ एक एकांकी है और एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। एकांकी का आकार छोटा होने के कारण इसमें एक ही कथा होती है। एकांकी के माध्यम से लेखक ने स्त्री के प्रति, नारी के प्रति समाज की जो हीन मानसिकता है उस पर व्यंग्य किया है। कहा जाता है साहित्य समाज का दर्पण है। जो कुछ घटना समाज में होती है उसकी झलक साहित्य में मिलती है, कभी एकांकी के रूप में, कभी नाटक के रूप में और कभी कहानी के रूप में दिखाई देती है। इस एकांकी में समाज की एक परंपरा, एक रिवाज को दिखाया गया है, जिसमें विवाह से पहले लड़की को लड़के वाले देखने आते हैं। जो पुराने ख्यालों वाले हैं, दकियानुसी विचारों वाले हैं, उनके अनुसार लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए, घरेलू हो, कामकाज घर का जानती हो। फिर लड़की से वे तरह तरह के सवाल पूछते हैं, जैसे कोई खरीदार दुकानदार से सामान खरीदते समय पूछता है। इस बात से उमा नाराज हो जाती है। उमा इस एकांकी की प्रमुख पात्र का नाम है, क्योंकि वह एक पढ़ी लिखी लड़की है, कोई सजावट की वस्तु नहीं। वह लड़के की असलियत सबके सामने बताती है। क्या असलियत है लड़के की, यह एकांकी में आगे पता चलेगा। इस बात से नाराज होकर लड़के वाले चले जाते हैं। लड़की उमा नारी पर होने वाले अत्याचारों का विरोध करती है और समाज के दकियानुसी विचारों पर प्रहार कर वह समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। आइए एकांकी शुरू करते हैं। पात्र परिचय। उमा सुशिक्षित युवती है, बीए पास है, पढ़ी लिखी है, जिसको देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। राम स्वरूप उमा के पिताजी हैं, अधेड़ उम्र के हैं और वो पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से लोग लड़के वाले उमा को पसंद कर लें और यह रिश्ता तय हो जाए। प्रेमा उमा की माँ है। शंकर युवक है, लड़का है जो लड़की को देखने आता है। यह मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। गोपाल प्रसाद शंकर के पिताजी हैं, बिल्कुल ही दकियानुसी विचारों वाले, ख्यालों वाले हैं। रतन राम स्वरूप का नौकर है। अब लड़के वाले आने वाले हैं तो घर में जोर शोर से तैयारी हो रही है। घर को सजाया जा रहा है, करीने से लगाया जा रहा है। उसी तैयारी का यहाँ पे शुरुआत में वर्णन है कि एक कमरा अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वह अधेड़ उम्र के हैं, अर्थात वो राम स्वरूप जी हैं, लड़की के पिताजी हैं। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। राम स्वरूप, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर। तख्त के रखे जाने की आवाज आती है। रतन, बिछा दे साहब। रतन रतन वहां पे दरी बिछाने की बात करता है। चौकी जिस पर जो लकड़ी की बनी होती है लोग बैठते हैं। राम स्वरूप जरा तेज आवाज में, और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब, और यह पसीना किस लिए बहाया है? रतन तख्त बिछाता है, ही करके हंसता है। राम स्वरूप दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। रामस्वरूप रतन को बोलते हैं कि जाकर के
बीबी जी के कमरे से यानी उमा के कमरे से हारमोनियम उठा लाए, सितार भी वाद्य यंत्र उठा लाए ताकि वो लड़के वालों को गाना गाकर सुना सके। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है। रामस्वरूप, क्या हुआ? यहाँ पे उमा नाराज है कि लड़के वाले उसे देखने आ रहे हैं और उसके माता पिता उसे एक वस्तु की तरह दिखाने के लिए भी तैयार हो गए हैं। रामस्वरूप, क्या हुआ? प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। ठीक ठाक यानी सजा संवार के लाना ताकि लोग उसे पसंद करें, लड़के वाले लोग उसे पसंद कर ले। रामस्वरूप, अरे हाँ, देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। करीने से यानी सज धज के आए, श्रृंगार करके आए ताकि ये रिश्ता तय हो जाए। ये लोग जरा ऐसे ही हैं, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। यहाँ पे लड़के वालों के छोटे विचार का वर्णन करता है रामस्वरूप। प्रेमा, और लड़का? रामस्वरूप, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है। तो यहाँ पे एक पिता की मजबूरी दिखाई देती है, सब कुछ जानते हुए भी उनके विचार कैसे हैं, कितने ओछे विचार के हैं, फिर भी वो लड़की दिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं ताकि लड़की का विवाह जल्दी हो सके। रतन, बाबूजी बाबूजी, धीमी आवाज में। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांककर, अरे प्रेमा, वे आ भी गए। तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी मेहमानों से। आइए आइए। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं। मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? औपचारिकतावश रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से पूछते हैं। गोपाल प्रसाद खखार कर गला साफ कर, नहीं, टांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। रामस्वरूप लड़के की तरफ मुखातिब होकर, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चला आया था। रामस्वरूप तो आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर जी, यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप साल 2 साल। शंकर जी, एकाध साल का मार्जिन रखता हूँ। गोपाल प्रसाद अपनी आवाज और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब, फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। यहाँ जो बिजनेस शब्द आया हुआ है वो दहेज के लिए आया हुआ है कि गोपाल प्रसाद कहता है कि अब दहेज की बात की जाए, लेन देन की बात की जाए। रामस्वरूप चौंक कर, बिजनेस? समझ कर, ओह अच्छा अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं? तकल्लुफ, शिष्टाचार, औपचारिकता। रामस्वरूप तकल्लुफ किस बात का? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए। अंदर जाते हैं। रामस्वरूप सब कुछ जानते हुए भी कहते हैं कि एहसान जताते हैं कि आप लड़के वाले हैं और हमारे घर आए, यह हमारा अहोभाग्य है। गोपाल प्रसाद अपने लड़के से, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद झुककर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो? ब्याह, शादी, विवाह। कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन बात अधूरी छोड़ देते हैं। जब घर में कोई नहीं रहता है तो अकेला पड़ जानकर गोपाल प्रसाद शंकर को डांटते हैं कि तुम सीधे बैठो, सर झुका के मत बैठो, तुम्हारे दोस्त सही कहते हैं कि तुम्हें बैकबोन है या नहीं। इतने में बाबू रामस्वरूप चाय की ट्रे लाकर मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद आखिर आप माने नहीं। रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और जरा चीनी भी ज्यादा डालिएगा। शंकर खंखार कर गला साफ कर, सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या? गोपाल प्रसाद खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं।
मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले छू भी न करेंगे। अब यहाँ पे गोपाल प्रसाद की ओछी और दकियानुसी विचारों का असर दिखाई देता है कि वे स्त्री को, नारी की खूबसूरती को एक वस्तु समझते हैं और उस पर टैक्स लगाने की बात कहते हैं। चू भी न करना, खामोश रहना। राम स्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढप हो गया है। हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उठता भी न था। तश्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते हैं, प्लेट गोपाल की तरफ बढ़ाते हैं, लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। राम स्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर, किस मामले में? रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है, और जायचा अर्थात जन्मपत्री तो मिल ही गया होगा। रामस्वरूप, जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। यहाँ जन्म पत्री मिलाना पुरानी परंपराओं का प्रतीक है कि आज भी इस जमाने में लोग जन्म पत्री मिलाने की बात कहते हैं। गोपाल प्रसाद, लड़कियों को अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। रामस्वरूप, मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। अब यहाँ पे जो गोपाल प्रसाद हैं, जो लड़के के पिता हैं, उनका कहना है कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, उन्हें घरेलू कामकाज आ जाए बस। लेकिन जब उमा पान की तश्तरी देती है तो उसकी आंखों पे लगा हुआ चश्मा, जो सुनहरे रिम वाला है, वो उनको दिख जाता है और दोनों ही चौंक उठते हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि लड़की पढ़ी लिखी है, और जिससे कि उसे चश्मा लग गया है, या तो उसकी नजर कमजोर है, और अगर नजर कमजोर है तो घर के कामकाज कैसे करेगी। ये सोचकर दोनों ही बाप बेटे चौंक जाते हैं और एक साथ बोलते हैं, चश्मा? रामस्वरूप जरा सक पकाकर घबरा जाते हैं, जी वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लग गई थी, तो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है ना कुछ? रामस्वरूप, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना, बता दिया आपको, बता दिया था, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। गोपाल प्रसाद संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। रामस्वरूप, वहां बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर, अपने बाजे बाजे के पास। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? रामस्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एकाध गीत सितार के साथ। उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरिधर गोपाल गाना शुरू कर देती है। उसकी आंखें शंकर की झेंपती सी आंखों से मिल जाती हैं और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। रामस्वरूप, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? उमा चुप। रामस्वरूप, हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया, यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है, और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद, यह तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह? रामस्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। हैं करके हंसते हैं।
अब उपर्युक्त लाइन में आप देखेंगे जो गोपाल प्रसाद हैं वो लड़की की चाल पर बात करते हैं और उसके चेहरे की सुंदरता पर बात करते हैं, और जो उमा है यानी वो लड़की को एक वस्तु की तरह जांच परख रहे हैं। यहाँ पे उमा गाते गाते सितार पर गाना गाते गाते रुक जाती है, क्योंकि वह शंकर को पहचान जाती है कि यह सही लड़का नहीं है, और वो वह गाना बंद करके उठकर जाने लगती है। अब क्या उसमें कमी है ये हमें आगे के पंक्तियों में समझ में आएगा। और ये इतना सब होने पर भी गोपाल प्रसाद की बातों की गलत बातें वो बोल रहे थे, लगातार उमा का अपमान कर रहे थे, स्त्रियों का अपमान कर रहे थे, फिर भी शंकर जो लड़का देखने आया था वो एक शब्द नहीं बोलता है। और रामस्वरूप जो उमा के पिताजी हैं वो एक मजबूर पिता की तरह बार बार लड़की की बड़ाई करते जाते हैं कि उसे सिलाई भी आती है, उसे पेंटिंग भी आती है, और खुद ही आंसर देते जाते हैं। आगे देखते हैं गोपाल प्रसाद, ठीक है लेकिन हाँ बेटी तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते थे। उमा चुप। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सकपकाते हैं। गोपाल प्रसाद को अच्छा नहीं लगता है कि वो इतने सवाल पूछ रहे हैं और सारे जवाब रामस्वरूप दे रहे हैं। उमा एक भी जवाब नहीं देती है, चुपचाप बैठी रहती है, तो उनको थोड़ा गुस्सा आता है और वो परेशान हो जाते हैं। यह देखकर रामस्वरूप घबरा जाते हैं। रामस्वरूप, जवाब दो उमा। गोपाल से जरा शर्माती है, इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद जरा रुखी आवाज में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। रामस्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दूं बाबूजी। जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना शब्द वाक्य अधूरा छोड़ देती है। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा, उमा, और उमा बोलती है कि अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। अब तक उमा जो है अपना अपमान बर्दाश्त किए जा रही थी, अब उसकी बर्दाश्त की सीमा खत्म हो जाती है, तो अपने पिताजी के कहने पे वो अपनी बात सामने रखती है और कहती है कि उमा कहती है अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। गोपाल प्रसाद, ताव में आकर, बाबू राम स्वरूप आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। उमा तेज आवाज में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। उमा अपने गुस्से को पर नियंत्रण नहीं रख पाती है और बोलती है कि आप कब से मुझे वस्तु की तरह नाप तोल रहे हैं, तो क्या मेरा अपमान आप नहीं कर रहे हैं, एक स्त्री का अपमान आप कर रहे हैं। शंकर, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो। राम स्वरूप चुप। उमा, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है ही, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। रामस्वरूप, उमा, उमा, उमा को चुप कराने की कोशिश करते हैं। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया, आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जो शंकर है उसे वो समझ जाता है कि उमा उसको पहचान ली है, अब उसकी पोल खुल जाएगी, उसके चरित्र की पोल खुल जाएगी, इसलिए वो अपने पिताजी को बोलता है कि बाबूजी चलिए। लेकिन गोपाल प्रसाद यहाँ गुस्से में बैठा है और शर्मिंदा होने की बजाय राम स्वरूप को ही उल्टा कोसता है, उनको दो बातें सुनाता है कि आपने आपकी लड़की बीए पास है ये बात क्यों नहीं बताया आपने, और उनको ही इल्जाम लगाता है। गोपाल प्रसाद खड़े होकर, बस हो चुका। उमा, उनकी बातें सुनकर उमा भी गुस्से में बोलती है, जी हाँ जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की
रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। अब यहाँ पे जो रीढ़ की हड्डी बैकबोन बोला गया है शंकर के लिए, वह उसके स्वाभिमान की बात, कि उसके अंदर स्वाभिमान है भी या नहीं। उसके पिताजी लगातार इतना अपमान नारी का किए जा रहे हैं, वह क्यों तक नहीं बोलता है। वह एक पढ़ा लिखा मेडिकल का छात्र है, वो एक ऐसे उसका कोई अपना व्यक्तित्व नहीं है, वह एक ऐसे ऋण विहीन लड़कों का प्रतीक है जो कि समाज में आज भी रहते हैं। उसे बहुत ही नाराजगी होती है, गुस्सा आता है, और वो उनको बोलती है कि घर पे जाके अपने लड़के से जरूर एक बार पूछिएगा कि उसके पास रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, उसका स्वाभिमान है भी या नहीं। गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और इनके लड़के के रुलासापन, दोनों बाहर चले जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। दोनों ही, गोपाल प्रसाद शर्मिंदा होने के बजाय बेचारगी से गुस्सा करते हुए चले जाते हैं, और उनका लड़का जो शंकर है, वो भी उसके भी चेहरे पर उदासापन आ जाता है। यहाँ पे अंत में जो उमा है, वो उनका विरोध करके वो अपनी बेचारगी साबित नहीं करती है। उसका कहना है कि मैं भी बीए पास हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, चरित्रवान हूँ, तो मेरा भी कुछ वजूद है, कोई भी आके मेरा इस तरह से अपमान नहीं कर सकता है। हालांकि उसके पिता राम स्वरूप का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसकी उनकी बेटी का रिश्ता नहीं हो पाता है। लेकिन उमा अपनी बात सबके सामने रखती है और एक उदाहरण प्रस्तुत करती है कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में नारी को उसका सम्मान, उसका अधिकार मिलना चाहिए। यहाँ पे अलग एक चित्र दिया हुआ है, उसमें भी कहा गया है कि महिलाएं हैं देश की तरक्की का आधार, उनके प्रति बदलो अपने विचार। शब्द संसार में तख्त लकड़ी की बनी हुई बड़ी चौकी, तश्तरी छोटी थाली, खंखारना खांसना गला साफ करना, तकल्लुफ शिष्टाचार। स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, संजाल पूर्ण करना है आपको, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। दूसरा, कृति पूर्ण करो, व्यावसायिक शिक्षा के नाम और शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त वाद्यों के नाम दिए गए हैं, लिखना है आपको। गोपाल प्रसाद की दृष्टि में बहू ऐसी होनी चाहिए, यहाँ पे पाठ्य पुस्तक में आया हुआ है पाठ में, वो आपको यहाँ पे 4 सेंटेंस लिखने हैं, किस तरह से बहू चाहिए, और कारण लिखिए। फिर सूचना अनुसार लिखिए, कृदंत बनाइए और शब्द युग्म पूर्ण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए अवयवों को रेखांकित कीजिए और उनके भेद दिए गए स्थान पर लिखिए। अव्यय आपको पहचानना है, अंडरलाइन करना है और उसके भेद लिखने हैं। पाठ में प्रयुक्त अव्यय छांटिए, उनके वाक्य बनाकर लिखिए। दूसरे क्वेश्चन में आपको अव्यय छांटने हैं और उसके बाद उनके वाक्य बनाकर लिखने हैं। थर्ड क्वेश्चन में नीचे आकृति में दिए हुए अवयवों के भेद पहचान को उनका अर्थपूर्ण स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग करना है। यहाँ भी आपको अव्यय का वाक्य में प्रयोग करना है। धन्यवाद।